नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कल हम अध्ययन कर रहे थे प्लेटो का। उसमें हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देख रहे थे। तो उसी कड़ी में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं थी उसको समझा था, और प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है उसको समझा था। कहीं साथियों का जवाब आया है कि उनको प्लेटो का न्याय सिद्धांत अभी भी समझ में नहीं आया। तो आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और उसके पश्चात हम जानेंगे आज के वीडियो में कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या की गई है विद्वानों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो सर्वप्रथम जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, न्याय सिद्धांत का जो विश्लेषण है वो यह है कि प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेटो अपने क्षमता के अनुसार कार्य करना या अपने गुण के अनुसार कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, इसको न्याय कहता है। तो इस अनुसार जब प्लेटो व्यक्तिगत न्याय पर आता है, प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय बताए हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। तो जब प्लेटो व्यक्तिगत न्याय की बात करता है तो वो कहता है व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है विवेक का, एक होता है साहस का, और एक क्षुधा या तृष्णा का। तीन प्रकार के गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में। किंतु व्यक्ति के भीतर, किसी व्यक्ति के भीतर विवेक का गुण अधिक होता है, साहस और क्षुधा का गुण कम होता है। किसी व्यक्ति के भीतर साहस का गुण अधिक होता है और विवेक और क्षुधा का गुण कम होगा, और किसी व्यक्ति के भीतर क्षुधा या तृष्णा का गुण अधिक होगा और विवेक और साहस का गुण कम होगा। ये तीनों समान मात्रा में नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई सबसे अधिक मात्रा में होगा, कोई उससे कम और कोई उससे कम। तो जो सबसे अधिक मात्रा में व्यक्ति के भीतर गुण है, उसी गुण के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, यह प्लेटो कहता है। और व्यक्ति उस अनुसार कार्य कर रहा है तो वो न्याय है, और अगर नहीं कर रहा है तो वह अन्याय है, स्वयं के साथ और समाज के साथ। तो ये प्लेटो के व्यक्तिगत न्याय की समझ हुई। तो इस अनुसार जिस व्यक्ति के भीतर विवेक का गुण है उसका जो कार्य है वह है शासन करना। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर विवेक का गुण है उसका कार्य है शासन करना। जिसके भीतर साहस का गुण है उसका कार्य है सैनिक वर्ग, यानी कि जो राज्य है उसकी सीमाओं की रक्षा करना या सैन्य कार्य करना, उसका काम है। और ये जो व्यक्ति है सैनिक, ये प्रशासक के नीचे कार्य करेंगे। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर क्षुधा का गुण अधिक है, वह उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। और वे उत्पादक वर्ग यानी कि उत्पादन करेंगे, या कुल मिलाकर कहने का अर्थ है उत्पादन करके इन दोनों जो ऊपर के वर्ग हैं, चाहे वो दार्शनिक शासक वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, तो इनकी सेवा वो करेंगे। ये क्षुधा या तृष्णा जिनके भीतर है, जिनके अंदर ये गुण अधिक है, तो उनका कार्य है। तो ये तीनों ही जब अपने अपने कार्य को करते हैं तो यह व्यक्तिगत न्याय है। अगर किसी के भीतर क्षुधा का गुण अधिक है किंतु वह सेना का कार्य कर रहा है तो वो अपने साथ अन्याय कर रहा है, यह व्यक्तिगत अन्याय है प्लेटो के अनुसार। और जब हम इसे एक व्यक्ति के स्तर पर देखेंगे कि जब व्यक्ति के भीतर जो गुण है वो उसी अनुसार कार्य कर रहा है तो यह व्यक्तिगत न्याय हुआ। और जब पूरा समाज ही इस प्रकार अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है तो वह सामाजिक न्याय हुआ। यानी कि प्लेटो कहता है कि राज्य जो है कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, जो राज्य है वो व्यक्तियों से मिलकर ही बनते हैं। व्यक्ति का वृद्ध स्वरूप ही क्या है, समाज या राज्य है। और व्यक्तियों से मिलकर जब व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होगी तो सामाजिक न्याय की स्थापना स्वयं हो जाएगी। मेरा अनुमान है कि अब आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विशेषताओं को देखा था। इसमें इससे भी अधिक विशेषताएं मैंने कल आपको बताई थी। तो पहली मैंने बताई थी कार्य विशेषण के सिद्धांत पर आधारित। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्पेशल कार्य करना है, चाहे वो शासक वर्ग का हो, चाहे वो सैनिक वर्ग का हो, या फिर दोनों की सेवा करने का हो। आत्मसंयम का सिद्धांत बताया था कि अपने संयम में रहना है, जिस कार्य को उसे दिया है उसी कार्य को उसे करना है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है।
हस्तक्षेप, इसे मैं समझा चुका हूँ। वैज्ञानिक न होकर नैतिक और सर्वव्यापी है, इन सभी को मैंने कल समझा दिया था। रचनात्मक नहीं है। न्याय सार्वजनिक सद्गुण भी है और व्यक्तिगत सद्गुण भी है। जब व्यक्तिगत व्यक्ति अपने स्तर पर न्याय की स्थापना कर रहा है या अपने अनुसार जिसका जो गुण व्यक्ति के पास है उसी गुण के अनुसार कार्य कर रहा है, तो व्यक्तिगत सद्गुण हुआ। और जब हम इसे पूरे समाज के रूप में देखेंगे तो वो सार्वजनिक सद्गुण है। तो इसको मैं कल समझा चुका था। अब हम आ जाते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं पे। जो अधिकतर विद्वान हुए हैं, बहुत सारों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। उसमें जो सर्वप्रथम है वो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की काफी अधिक आलोचना की थी। तो आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं को देखते हैं। सबसे पहली जो आलोचना है वह है प्लेटो का न्याय नैतिक नहीं है, बल्कि नैतिक है, कानूनी नहीं है। ठीक है, मतलब प्लेटो जो न्याय सिद्धांत की स्थापना कर रहा है उससे वो एक नैतिकता की स्थापना करना चाहता है, समाज में नैतिक समाज बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं कानूनी न्याय नहीं है। जिस प्रकार हम आज देखते हैं कि व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कानूनी मतलब कानून में उसकी स्थापना की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो न्याय कानूनी न्याय होता है। उसके जो क्या कहेंगे, जो उसका संविधान में उल्लेख होता है, कानून की कोई बुक होगी उसमें उल्लेख होगा। व्यक्ति के भीतर से वो न्याय नहीं निकलता है, बल्कि किसी संस्थाओं द्वारा यानी कि बाहरी संस्थाओं द्वारा उस न्याय की स्थापना की जाती है। और कानूनी संस्थाएं उस न्याय की स्थापना, हमारे उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय होते हैं जो कि न्याय देते हैं। किंतु जो प्लेटो का न्याय है वह व्यक्ति के भीतर से निकलता है और इसलिए प्लेटो का न्याय नैतिक है। इसे और जो ये आलोचना की है प्लेटो का न्याय नैतिक न होकर कानूनी, नैतिक है कानूनी नहीं है, यह आलोचना बारकर एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने प्लेटो के इस न्याय की इस प्रकार आलोचना की है। आपको बारकर का नाम ध्यान रखना होगा। बारकर महोदय ने ही प्लेटो के न्याय को कानूनी नहीं माना है बल्कि नैतिक माना है। इसके पश्चात प्लेटो के न्याय की जो दूसरी आलोचना है वह है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। आपने देखा कि प्लेटो का जो न्याय है उसमें प्लेटो ने जो दार्शनिक हैं उनको सब प्रकार की शक्तियां दी है। अभी हम जब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लेटो ने जो तीसरा वर्ग है जिसके भीतर क्षुधा का गुण अधिक है उसको शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया है। उसको शिक्षा से वंचित कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि इनका कार्य सेवा करना है और इसके लिए उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जबकि दार्शनिक वर्ग को बहुत सारी शक्तियां दे दी है। शिक्षा की शक्ति है, वह दोनों वर्गों के ऊपर नियंत्रण रखेगा, उसके नियंत्रण में ही दोनों वर्ग कार्य करेंगे। तो इस प्रकार दार्शनिक वर्ग जो है उसको प्लेटो ने बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की है, जो कि कहीं ना कहीं आज के लोकतांत्रिक समाज में अनुचित है। इसलिए भी प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है। उसके बाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो तीसरी आलोचना की गई है वह यह है मनुष्य और समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। यानी कि जो प्लेटो का न्याय है उसमें मनुष्य और समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। यह इस प्रकार नहीं हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ वर्गों को उसने शासन का कार्य दिया है, कुछ वर्गों को सैन्य वर्ग का कार्य दिया है और कुछ वर्गों को दोनों वर्गों की सेवा का कार्य दिया है। मतलब समस्त व्यक्ति एक निश्चित कार्य को करेगा, उससे वो अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर वो शिक्षा नहीं लेगा, जो तीसरा वर्ग है, तो वो अपना विकास कहां से करेगा? तो संपूर्ण जो समाज है वो उसका विकास संभव नहीं होगा, कुछ ही लोगों का विकास संभव हो पाएगा। इसलिए भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। दार्शनिक वर्ग जो है उसका तो विकास हो सकता है, किंतु जो सैनिक और जो दोनों वर्गों की सेवा करने वाला वर्ग है, जिसको सेवा वर्ग या जो दोनों वर्गों की सेवा करेगा, क्षुधा जिसके ऊपर अधिक है, तो उस वर्ग का विकास क्या है, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। चौथी जो आलोचना है वो है लोकतंत्र विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं आज लोकतांत्रिक समाज है,
लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कहने की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, उस न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने जो दार्शनिक वर्ग है सिर्फ उसको शिक्षा का अधिकार दिया है, उसी को दोनों वर्गों में नियंत्रण का अधिकार दिया है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है लोकतांत्रिक जो समाज होता है, आप जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा है जनता के जनता, जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन। किंतु जो प्लेटो का न्याय है उसमें उसने एक वर्ग को जो कि बुद्धि विवेक में अधिक, जिसके पास बुद्धि विवेक है उसी को शासन की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी है। तो एक हिसाब से तो इसे हम सही मान सकते हैं कि जिसके पास बुद्धि विवेक अधिक होगा वो कहीं ना कहीं प्रशासन अच्छा करेगा, पर इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है कि जिसके पास बुद्धि विवेक अधिक होगा वह समस्त जनता के लिए ही अच्छा कार्य करेगा या समस्त जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। वो यह ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने हित के लिए कार्य करे, जैसा कि हम वर्तमान समाज में देखते भी हैं। उसके पश्चात जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगली आलोचना की गई है वह है अमनोवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किन्हीं वर्गों को उसने शिक्षा का अधिकार दिया है और किन्हीं वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए व्यवहारिक नहीं कह सकते हैं। अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर भी हम यह नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति के पास कोई गुण बचपन में हम अधिक देखते हैं वह जीवन भर उसके पास अधिक रहे, ऐसा संभव नहीं है। प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से या बार बार प्रयत्न के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने किसी गुण को अधिक बढ़ा सकता है, किंतु जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें उसको ऐसे अवसर ही नहीं दिए जाते कि वो अपनी अन्य क्षमताओं को बढ़ा सके, इसलिए अमनोवैज्ञानिक भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है। उसके पश्चात प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो अगली आलोचना है वह है वर्तमान समय के राज्यों पर लागू नहीं, क्योंकि वर्तमान समय के जो राज्य हैं बड़े बड़े राज्य हैं। जब छोटे स्तर पर अगर एक छोटा राज्य है तो वहां हम देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के कार्य को कर रहा है, एक प्रशासक देख सकता है। किंतु आज भारत, अमेरिका, चीन, ऐसी बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य, वैसे बहुत कम राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक बड़ी जनसंख्या है, तो वहां अगर शासक वर्ग को यह देखना हो कि प्रत्येक व्यक्ति किस कार्य को कर रहा है, तो उस आधार पर अगर उस न्याय को स्थापित करने की हम कोशिश करें तो कहीं ना कहीं प्रत्येक प्रशासक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं देख सकता है कि क्या वो अपने अनुसार ही कार्य कर रहा है। इसलिए वर्तमान समय के राज्यों पर प्लेटो के न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की गई है। उसके पश्चात जो अगली आलोचना है वह है वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित, क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें उसने एक विशेष वर्ग जो कि प्रशासक वर्ग है उसके ही जो अधिकार है, जो विशेषाधिकार है उसका समर्थन किया है, और अन्य क्योंकि जो तीसरा वर्ग है उसका वो दास वर्ग ही होगा और दास के अधिकारों का उसने कोई समर्थन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आज के लोकतांत्रिक समाज में हम इसको उचित नहीं मान सकते, इसलिए जो वर्गीय एक विशेष वर्ग के विशेषाधिकारों का समर्थन प्लेटो करता है वह कहीं ना कहीं अनुचित है। इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। उसके पश्चात जो अगली आलोचना की गई है वह है अत्यधिक अनुशासनकारी। तो जब हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पढ़ेंगे और प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रशासक वर्ग है उसको उसने संपत्ति से वंचित कर दिया गया है, उसको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति के रूप में बालक, पत्नी, किसी को भी रखने का अधिकार नहीं है। जबकि जो तीसरा वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग है, उसको किसी भी रूप में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों पर प्लेटो ने एक प्रकार का अनुशासन और काफी कठोर अनुशासन स्थापित किया है। तो इसलिए प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है अत्यधिक अनुशासनकारी है। इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कई विद्वानों ने आलोचना की है। उसके पश्चात जो अगला है वह है पृथकतावादी व एकीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। पृथकतावादी इसलिए है क्योंकि अगर एक विशेष वर्ग किसी विशेष ही कार्य को कर रहा है तो कहीं ना कहीं अगर उसे उस कार्य में
ये लगता है कि यह कार्य छोटा है और दूसरे का कार्य बड़ा है, तो उससे पृथकता आएगी। कि जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि छोटे जो भी कार्य है, चाहे वो साफ सफाई का कार्य हो, चाहे वो बाबूगिरी का कार्य हो, उसको एक विशेष वर्ग जो कि बड़े कार्यों को कर रहा है, उनको एक हेय दृष्टि से देखता है। जैसे अमीर और गरीबों के बीच में हम देख सकते हैं कि अमीर गरीब को हेय दृष्टि से देखता है। तो एक पृथकतावादी नेचर हमको उसमें देखने को मिलता है। अमीर अपने को गरीबों से बिल्कुल अलग समझते हैं और कहीं ना कहीं नीति नियंता अमीर होते हैं या जो शासक वर्ग होते हैं, तो वह अपने हितों के लिए ही कार्य करते हैं। तो एक पृथकतावादी नेचर हमको देखने को इससे मिलता है। कहीं ना कहीं वर्गों में क्या है, समाज बढ़ जाएगा और एकीकरण की प्रवृत्ति, एकीकरण कहीं ना कहीं विशेष कार्यों के लिए विशेष व्यक्तियों को नियोजित कर दिया गया है। तो जो प्रशासन का कार्य है वो किसी एक व्यक्ति के पास रह जाएगा, जबकि आज हम लोकतांत्रिक समाज में देखते हैं प्रशासन करने के लिए समस्त जन सहभागिता को उचित माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के समर्थन के द्वारा ही प्रशासन को चलाया जाता है लोकतांत्रिक समाज में। इसलिए भी इन दोनों पृथकतावादी और एकीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। इसलिए भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। उसके पश्चात जो अंतिम आलोचना प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जा सकती है, वह है भ्रष्टाचार में वृद्धि का भय। कहीं ना कहीं जब एक ही वर्ग शासन और प्रशासन का कार्य देखेगा, तो वह वर्ग एक तो अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए कार्य कर सकता है, और जब उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है प्रशासक वर्ग पर, तो वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। हमने ऐसे कई उदाहरण इतिहास में हमने देखे हैं कि जब एक व्यक्ति पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लेता है, तो भ्रष्टाचार या एक व्यक्ति वर्ग समूह समस्त प्रशासन को अपने हाथ में ले लेता है, तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं जब उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है तो बहुत अधिक बढ़ जाती है, और ऐसा बहुत अधिक बार हुआ भी है। तो जो ये 8-10 आलोचनाएं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विद्वानों ने की है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं कीजिए, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं, इस रूप में भी प्रश्न आ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको मैं संपूर्ण कर चुका हूं। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के लगभग संपूर्ण पहलुओं को देख चुके हैं, और प्लेटो का न्याय सिद्धांत अगर अभी भी कुछ इसके बिंदु रह चुके हैं, तो जब हम प्लेटो के साम्यवाद को और प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन कर लेंगे, तो और उसके पश्चात प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को पढ़ लेंगे, तो उसके पश्चात हमको चारों चीजों को जब हम जोड़ लेंगे, तो इसके चारों ही सिद्धांत हमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, अगर अभी भी किसी व्यक्ति के या किसी छात्र के समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इससे आपका जो ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो राजनीति विज्ञान के बिंदु हैं उस पर आपकी पकड़ अत्यधिक मजबूत हो सके। तो चैनल को जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो वो बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि आपको जो वीडियोस मैं बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।